बंधुओं नमस्कार। कल हिंदी दिवस था और आप सब हिंदी दिवस के मूल्य और महत्व से परिचित भी हैं। दिवस का वास्तव में ऐसे विषयों को लेकर कोई हेतु और उद्देश्य नहीं होता। बावजूद इसके उसी उपलक्ष्य में आज मैं हिंदी दिवस और हिंदी विषय को लेकर आज अपने इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में कुछ चर्चा आप सबसे करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले सप्ताह भारतीय ज्ञान परंपरा के 4 चरणों में दिए गए उद्बोधन में व्यक्त किया था कि भाषा के संबंध में उसकी संक्षिप्त चर्चा मैं करता हूँ। भाषा के संबंध में यह बात तो तय है और स्पष्ट है कि भाषा ज्ञान के बाद आने वाली एक सुव्यवस्थित सुसंगत व्यवस्था है, क्योंकि ज्ञान अनुभूतिजन्य होता है, ज्ञान मौलिक होता है, ज्ञान मूल रूप में आता है। ज्ञान ठीक वैसे ही होता है जैसे एक बालक पैदा होने के बाद अपने परिवार, अपने माँ के संसर्ग से क्रमशः चीज़ें सीखता चला जाता है। उसको कोई सिखाता नहीं, वो अपने अनुभूति के स्तर पर, अपने विवेक के स्तर पर, अपने अनुभव के स्तर पर, अपने दृश्य श्रव्य इंद्रिय जन्य अनुभूति के स्तर पर वो चीज़ों को सीखता, जानता, व्यक्त करता है, प्रकट करता है और तदनुसार उसकी भाषा बनती है, आगे बढ़ती है। ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति भी अपने उस ज्ञान को जब प्रस्तुत करता है, जब प्रकट करता है, तो उससे एक भाषा निकलती है और उस भाषा, वह भाषा जो निकलती है वह वाक्यों में होती है, वे वाक्य शब्दों में होते हैं, वे शब्द अक्षरों पर आधारित होते हैं और जो अक्षर होती है वह अक्षर विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का प्रकटीकरण होती है। ध्वनियों का प्रकटीकरण से आशय यह है कि जब हम आदि ध्वनि ओंकार की चर्चा करते हैं तो जो भी हमारे मुंह से, हमारी वाणी से प्रकट होता है, प्रस्तुत होता है, उससे एक ध्वनि निकलती है। जो ध्वनि निकलती है उससे एक नाद होता है। वह नाद जब स्थूल रूप प्राप्त करता है तो वो शब्द के रूप में प्रकट होता है, वही ब्रह्म कहलाता है। ज्ञान प्राप्त व्यक्ति जब अपनी प्रस्तुति करता है उस ज्ञान को, वह ज्ञान आलोड़ित बिलोड़ित उसके मन मस्तिष्क दिल दिमाग में होता है, तो वह प्रकट होना चाहता है, वह प्रस्तुत होना चाहता है। वो जो प्रस्तुत होता है वह उसकी अपनी एक भाषा होती है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो भाषा प्रकट होती है, ज्ञान आएगा तो वह किसी भाषा में व्यक्त होगा और जिस भाषा में व्यक्त होगा बाद में उस भाषा का अपना एक व्याकरण और अपना एक साहित्य बनेगा, ये तय है। अगर उसका भाषा जो व्यक्त होगा, उसका जो साहित्य बनेगा, जो व्याकरण बनेगा, यह भी तय है कि ज्ञान के बाद भाषा आएगी, भाषा के बाद उसका व्याकरण आएगा, व्याकरण के बाद उसका साहित्य आएगा और भाषा के व्याकरण और साहित्य से ही हम अपने आप को समृद्धशाली और सुसंगत, योग्य, पढ़ा लिखा मनुष्य कहते हैं। इस अर्थ में अनेक बार लोग चर्चा करते हैं भाषा को लेकर, भारतीय भाषाओं को लेकर, कि किसी भी भाषा में इस शब्द के लिए, इस प्रस्तुति के लिए, इस बात के लिए कोई शब्द नहीं है। इसके लिए मैं क्या शब्द प्रयोग करूं, इस बात के लिए मैं क्या अक्षर का प्रयोग करूं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि भारत की जो भाषा हिंदी है वह संस्कृत से उपजी हुई है, क्योंकि ज्ञान का आदि स्रोत संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा से उपजी यह भाषा, इसमें
ध्वनियों की अब तक ज्ञात दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में ध्वनियों की मात्रा, ध्वनियों की उपलब्धता सबसे अधिक है। क्योंकि ध्वनि से नाद उत्पन्न होगा, नाद उत्पन्न होगा तो अक्षर उसके पीछे अपना कारक बनेगा और उसके आगे, उस नाद के आगे शब्द ब्रह्म के रूप में उपस्थित होगा। तो यह बात हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम भाषा व्यक्त करते हैं वह हिंदी भाषा संस्कृत से उपजी भाषा है। संस्कृत में ही ज्ञान का प्रस्फुटन हुआ, व्यवस्थित सुसंगत ज्ञान, जिसकी चर्चा हम अपने भारतीय ज्ञान परंपरा में विस्तार से कर चुके हैं। और जो भाषा व्यक्त होती है भारत में, हिंदी बहुतायत बोली जाने वाली भाषा, इस भाषा का अपना व्याकरण और अपना साहित्य बनता है। और इसलिए इस भाषा में सर्वाधिक ध्वनियां हैं, सर्वाधिक वाक्य हैं, सर्वाधिक शब्द हैं, सर्वाधिक अक्षर हैं। इसके स्वर और व्यंजन, और स्वर से निकलने वाली ध्वनि, व्यंजन से निकलने वाली ध्वनि, स्वर और व्यंजन से संयुग्म से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, उन ध्वनियों की आप चर्चा करिए तो इतनी विस्तृत और इतनी लंबी ध्वनियों की श्रृंखला है कि दुनिया में किसी भी भाषा में इतनी ध्वनियों का प्राचुर्य नहीं है, इतनी उपलब्धता नहीं है। ठीक यही हमको यह बात भी समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए कि दुनिया में कोई भी भाषा ऐसी नहीं हो सकती कि जिसके अंदर संपूर्ण और सृष्टि के समग्रता को लेकर प्रस्तुत कर देने वाली ध्वनि उत्पन्न हो। यानी सभी ध्वनि, सभी चीजों को व्यक्त करने के लिए शब्द, सभी चीजों को व्यक्त करने के लिए ध्वनि, सभी चीजों को व्यक्त करने के लिए अक्षर, सभी चीजों को व्यक्त करने के लिए वाक्य किसी भी भाषा में संभव नहीं है। लेकिन यह तय है कि भारत में बोली जाने वाली हिंदी भाषा और उसकी आदि स्रोत संस्कृत ऐसी भाषाएं हैं जिसमें दुनिया में सर्वाधिक प्रयोग की जा सकने वाली ध्वनियों की मात्रा है, ध्वनि की उपलब्धता है। इसमें सर्वाधिक संभावना है कि आप किसी चीज को इस भाषा में व्यक्त कर सकते हैं, इसके शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। यह इकलौती भाषा है जिस भाषा में जो उच्चारण किया जाता है वही लिखा भी जाता है। जैसे हम अ का उच्चारण अ कर रहे हैं, अ लिखते भी हैं, लेकिन अंग्रेजी में उच्चारण हम अ करते हैं और लिखते हैं ए। इस बात का अंतर हमको समझना चाहिए। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वे सभी भाषाएं संस्कृत से नुपजी जो भाषा है वो सभी भाषा हमेशा, एक व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लूंगा, करुणानिधि जी भारतीय भाषाओं के विषय में बड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते थे। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, एक व्यक्ति से उसने कहा कि जो तमिल भाषा है वो भारतीय भाषा संस्कृत से निकली हुई भाषा नहीं है। आप बता दीजिए कि संस्कृत से निकली हुई भाषा यदि तमिल है तो उसमें कौन से शब्द संस्कृत के हैं? तो उस सज्जन ने कहा कि आपका नाम करुणानिधि है, आप करुणा और निधि को अलग करके चाहे एक करके बताइए कि यह किस भाषा का शब्द है, कहां से आया हुआ शब्द है। वे चुप हो गए। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो सभी भाषाएं निश्चित रूप से संस्कृत से उपजी हुई हैं और संस्कृत से उपजी भाषाओं में हिंदी प्रथम भाषा है और इसलिए इसकी व्यापकता बढ़ गई क्योंकि यह अधिक लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। इसके साहित्य और व्याकरण को अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। और जब हम कोई बात कहते हैं कि आप मोबाइल को हिंदी में क्या लिखेंगे, मोबाइल को हिंदी में मोबाइल लिखेंगे,
क्योंकि मोपरों की मात्रा, बोपरा की मात्रा, ई और ल मोबाइल लिखेंगे। कोई कहता है कि हम किसी गिलास को क्या लिखेंगे, गिलास को आधा ग, लपरा की मात्रा स लिखेंगे, क्योंकि हम तो जो बोलते हैं वही लिखते हैं। हम गिलास बोल रहे हैं, हम गिलास लिख रहे हैं, लेकिन अंग्रेज बोल रहे हैं गिलास और लिख रहे हैं GLASS, तो वो तो बोल कुछ रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं। इसलिए किसी भी भाषा में किसी भी चीज को, सृष्टि के प्रत्येक तत्व को, क्योंकि हमेशा ध्यान में रखिए कि पहले ब्रह्म आया, फिर सृष्टि की ये संरचना हुई, सृष्टि की संरचना के बाद ज्ञान का उद्भव हुआ, और उस ज्ञान के उद्भव के बाद भाषा आई। इसलिए ब्रह्म से, ब्रह्म विषयक, सृष्टि विषयक, ज्ञान विषयक संपूर्ण चीजों को प्रकट करने, व्यक्त करने की सभी प्रकार की ध्वनि, सभी प्रकार के विन्यास किसी भी भाषा में पाए जाएं, यह संभव नहीं है। और इस तर्क में जाना युक्ति संगत भी नहीं है, उस तर्क में जाना भी नहीं चाहिए। और हिंदी बहुतायत से बोली जाने वाली भारत की भाषा है, इसने संस्कृत के वह गुण सीधे सीधे अडॉप्ट किया है कि जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं, जो हम व्यक्त करते हैं वही लिखते हैं। इसलिए यह भाषा तुलनात्मक रूप से अधिक मूल्यवान है। चाहे रसियन हो, चाहे टर्किश हो, चाहे जापानीज हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे आप जर्मन हो, दुनिया की कोई भी, उसको कितनी भी प्रतिष्ठा आप दे दीजिए, उन भाषाओं को चाहे कितनी भी प्रतिष्ठा क्यों न प्राप्त हो गई हो, लेकिन इतनी बात तो तय है कि वे भाषाएं जितनी भी हैं वो बोलती कुछ और लिखती कुछ हैं। भारत में संस्कृत और उसके बाद हिंदी और इनसे जुड़ी हुई भारत की जितने भी भाषाएं हैं, चाहे वो कन्नड़ हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, गुजराती हो, मराठी हो, ये सभी भाषाएं इस बात का प्रयोग करती हैं, इस बात का अनुसरण करती हैं, और उसकी गहराई में, उसके तह में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इन भाषाओं को बोलने वाले, प्रयोग करने वालों की ज्ञान परंपरा, उनकी ज्ञान परंपरा की मान्यता सृष्टि और ब्रह्म के विषय में हूबहू इसी भाषा में प्रकट हुई है। इसलिए वे अस्वीकार नहीं कर सकते। अस्वीकार करेंगे तो उनकी अज्ञानता मानी जाएगी कि संस्कृत आदि भाषा भारत की नहीं है, और यह कहना चाहिए कि संस्कृत दुनिया की भाषाओं की आदि भाषा है। इसलिए हिंदी दिवस के स्थान पर हिंदी भाषा दिवस का प्रयोग सर्वथा उचित और उपयुक्त है। दिवस ही नहीं, उसका व्यवहार अगर हम बहुतायत से करते हैं, अधिकांश मात्रा में करते हैं, तो भाषा के स्तर पर, अभिव्यक्ति के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर, विज्ञान के स्तर पर हम अधिक समृद्धशाली होते हैं, समृद्धि की अवस्था को प्राप्त करते हैं। भाषा के स्तर पर ठीक वैसे ही जैसे हम स्वदेशी के संबंध में लोग अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसका मैं क्या करूं। जो वस्तु नहीं है उसका आप दूसरे का उपयोग करिए और कोशिश करिए कि उसका भी आप उत्पादन करने लगिए। स्वदेशी का मतलब है कि हमारे पास जो है उसका मैं उपयोग करता हूं, जो नहीं है उसका दूसरे का, अपने पड़ोसी का उपयोग करता हूं। पड़ोसी के पास नहीं है तो अपने समाज के किसी से प्राप्त करके उपयोग करता हूं। समाज में नहीं है तो अपने देश में जहां प्राप्त होता है वहां से उपयोग करता हूं। देश में नहीं है तो हमारा मित्र देश है उससे मैं प्राप्त करके उपयोग करता हूं। और यत्न हम उसके साथ करते रहते हैं कि हमारे यहां भी वह वस्तु और सेवा का उत्पादन होने लगे। अनावश्यक खींचकर, कठिन बनाकर, दुरूह बनाकर किसी शब्द को हम उसका विश्लेषण करके, विच्छेद करके, समास विग्रह करके, संधि विच्छेद करके, ध्वनियों को युग्म करके हम अगर कोई किसी के लिए
पूर्वाग्रह के कारण कोई शब्द चयन करते हैं। हमको इंटरनेट के लिए कोई शब्द चयन करके प्रयोग करना ऐसा नहीं है। हम इंटरनेट में ई लिखेंगे, अड़ वाला आधा अड़ लिखेंगे, ट लिखेंगे, र लिखेंगे, न लिखेंगे, न पे एक ही मात्रा लगाएंगे, ट लिखेंगे और ऊपर पड़ीपाई दे देंगे। इसका अर्थ हुआ कि हम इंटरनेट बोल रहे हैं, इंटरनेट लिख भी रहे हैं। लेकिन जो इंटरनेट बोल रहे हैं और इंटरनेट में INTERNET लिख रहे हैं, उनसे पूछिए, वो असंगत हैं, वो गलत हैं। उनके पास ध्वनियों की उपलब्धता नहीं है, उनके पास ध्वनियों की मात्रा कम है, उनके पास वह चीज नहीं है जो चीज हिंदी भाषा में है, भारतीय भाषाओं में है और संस्कृत भाषा में है। इसलिए हमको जब हम सवाल खड़ा करते हैं, जब हम किसी विषय पर प्रश्न खड़ा करते हैं, तो इसका मतलब है कि उत्तरदाता से अधिक विवेक और बुद्धि का प्रयोग हमको अपने प्रश्न करने पर करना चाहिए। प्रश्न के पहले होमवर्क की अधिक जरूरत पड़ती है बनस्पत कि हम उत्तर देने के पहले जो होमवर्क करते हैं। इसलिए जिन लोगों ने कल से लेकर आज तक मुझसे ये प्रश्न पूछा कि इस शब्द के लिए अंग्रेजी का यह शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, इस शब्द के लिए हिंदी में क्या शब्द है, यह जरूरी नहीं है कि उस शब्द के लिए, प्रत्येक शब्द के लिए दुनिया में हिंदी में शब्द हो ही, और हो तो प्रचलन में ही हो, और यह भी संभव है कि न हो। लेकिन एक बात मानिए कि अगर चाइनीज भाषा को आप मानते हैं कि उसके शब्द हिंदी में नहीं हैं, तो उसके एक शब्द का अगर हिंदी में कोई शब्द नहीं है, तो हिंदी के 100 शब्दों के शब्द चाइनीज में नहीं है। हिंदी के पास अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ शब्द हैं, तो दुनिया के दूसरी भाषाओं में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख से अधिक शब्द नहीं हो सकते। इसलिए क्योंकि हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास ध्वनियों की बारंबारता, ध्वनियों की मात्रा अधिक है, हमारे पास स्वर व्यंजन अधिक हैं, उन स्वरों और व्यंजनों के युग्म से उत्पन्न होने वाले ध्वनियों की भी मात्रा बहुत है। और इसलिए भाषा के स्तर पर हम बिना समझौता किए, बिना गलती किए, बिना त्रुटि किए भाषा का संस्कार यदि हमारे अंदर है, तो इसका अर्थ है कि हमारे अंदर व्याकरण का भी संस्कार है और हमारे अंदर साहित्य का भी संस्कार है। अगर भाषा का संस्कार हमारे अंदर है, तो इसका मतलब है हमारे अंदर ज्ञान का संस्कार आ सकता है, या ज्ञान का संस्कार पहले से उपलब्ध है। कम से कम भाषा हमको एक भाषा शुद्ध, विशुद्ध और सुंदर तरीके से जाननी और समझनी चाहिए। हिंदी दिवस हम मना लेते हैं, हिंदी दिवसों में प्रयोग किए जाने वाले लोगों के विषय में आप विचार करेंगे। आज ये फैशन हो गया कि भाषा जो होती है वह ज्ञान का प्रकटीकरण करती है। वह ज्ञान का जब प्रकटीकरण करती है तो उस भाषा के माध्यम से उसका साहित्य और उसका व्याकरण प्रकट होता है, लेकिन वह भाषा आपके रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार, संस्कार और संस्कृति, सभ्यता का भी प्रकटीकरण करती है। इसलिए जब आप हिंदी का प्रयोग करते हैं और टाई लगा लेते हैं जून के महीने में, हिंदुस्तान में बैठकर, लखनऊ में बैठकर, दिल्ली में बैठकर और हिंदी में वक्तव्य देते हैं, संस्कृत के वक्तव्य देते हैं, तो इसका मतलब है आप अदूरदर्शी हैं, इसका मतलब है आप अज्ञानी हैं, इसका मतलब है आपको भाषा का बोध नहीं है, इसका मतलब है आपको भाषा के व्याकरण और साहित्य का भी बोध नहीं है। क्योंकि भाषा लौकिक ज्ञान के लौकिक व्यवहार में प्रकटीकरण का साधन भी है। भाषा ज्ञान, विज्ञान, विद्या, प्रज्ञा का लौकिक जगत में प्रस्तुतिकरण करता है, ज्ञान को प्रकट करने का साधन है। इसलिए वह भाषा जिसके माध्यम से ज्ञान को प्रकट करता है, उस व्यक्ति का,
उस जीव का, उस पदार्थ का, उस तत्व का एक संस्कार है, उसकी एक संस्कृति है, उसकी एक सभ्यता है, उसका एक आचार विचार और व्यवहार है। आप जब कोई जानवर, कोई पशु बोलता है तो आप कैसे पहचान लेते हैं भैंस की आवाज है, कैसे पहचान लेते हैं बैल की आवाज है, कैसे पहचान लेते हैं कुत्ते की आवाज है, कैसे पहचान लेते हैं बिल्ली की आवाज है, कैसे पहचान लेते हैं कि ये बकरी की आवाज है? इसलिए क्योंकि आप उसके आचार विचार व्यवहार संस्कार और उसके गुण दोष से परिचित होते हैं, उसको समझते हैं, उसको जानते हैं, उसके बारे में आपका ज्ञान है, इसलिए उसकी भाषा को आप समझ लेते हैं, उसकी भाषा को जान लेते हैं, उसकी भाषा का अर्थ भी आप समझ लेते हैं। केवल भाषा को और भाषा को प्रस्तुत करने वाले को ही नहीं, उस भाषा के अर्थ अभिप्राय और उसके क्या कहते हैं अभिधा लक्षणा व्यंजना में उसके प्रस्तुतिकरण को भी आप समझ ले। आप समझ लेते हैं कि हमारी गाय भूखी है, आप समझ लेते हैं गाय रंभा रही है तो वो अपने बछड़े के लिए समझ लेते हैं कि गाय अब चाहती है कि उसका दूध निकाल लिया जाए। आदि आदि चीजें भाषा के माध्यम से प्रकट होती है। और इसलिए जब भी हम भाषा का बोध हमको होता है तो भाषा का बोध होने का प्रमाण ही है कि आप भाषा के बोध के अनुरूप अपना आचार विचार व्यवहार जीवन संस्कार सभ्यता और संस्कृति के मूल्य को भी पहचानते हैं, समझते हैं, जानते हैं। आज ज्ञान जिसको तथाकथित सूचना है मात्र रह गई, उसको लोग जो ज्ञान समझने की अज्ञानता करते हैं, ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि सूट पैंट कोट टाई पहन लेना ज्ञान का प्रकटीकरण नहीं है। और इस अर्थ में हमको भाषा को ग्रहण करना चाहिए। किसी भी भाषा के ध्वनियों का आप मूल्यांकन कर लीजिए, ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी जिसको हम कहते हैं, चाहे हिंदी में अ से लेकर छत्रज्ञ तक के जो शब्द हैं, अक्षर हैं, अक्षर युग्म हैं, ध्वनियों के युग्म हैं, उनके विषय में आप विचार करिए तो आपका पता चलेगा कि इसमें कितनी ध्वनियां हैं और उसमें कितनी ध्वनियां हैं। इसलिए यह प्रश्न करने से पहले कि इस शब्द के लिए हम क्या प्रयोग करें, इस शब्द के लिए क्या प्रयोग करें, और भाषा के स्तर पर हम अनेक प्रकार के प्रश्नवाची चिन्ह खड़ा करते हैं, ये बहुत ही अदूरदर्शी है। पढ़े लिखे लोग जब इस तरह का प्रश्न करते हैं तो वह प्रश्न निश्चित रूप से बहुत पीड़ा देता है, बहुत कष्ट देता है, और यह प्रमाणित करता है कि वे पढ़े लिखे नहीं हैं, केवल प्रमाण पत्र लेकर घूमने वाले एक दिखावटी जीव मात्र हैं। इसलिए ज्ञान के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, भाषा के व्याकरण और साहित्य के स्तर पर हमको पहले विवेकवान बुद्धिमान होना पड़ेगा, हमको विद्वान होना पड़ेगा। इन 7 शब्दों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और ये रखना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रज्ञावान, विद्यावान, विज्ञानवान, ज्ञानवान, विवेकवान, बुद्धिवान और तब आता है विद्वान। ये जो 7 शब्द हैं, ये 7 शब्द अपने को प्रकट करने के लिए भाषा का ही उपयोग करते हैं और फिर वह भाषा अपने व्याकरण और अपने साहित्य का अपने आप सृजन करते। प्रकट भाषा के आधार पर जो ज्ञानवान बुद्धिमान विवेकवान लोग हैं वो उसके व्याकरण को तौलते नापते जोखते। ठीक वैसे ही जैसे आपकी शरीर जब किसी दर्जी के पास पहुंचती है तो आपके नाप तौल को लेकर वो आपके अनुरूप एक वस्त्र डिजाइन कर देता है, एक वस्त्र सिल देता है। वो वस्त्र जब आप पहनते हैं तो आपको फिट बैठता है, अच्छा लगता है, युक्ति संगत लगता है। वो आपकी जो शरीर है उसको भाषा समझिए, उस भाषा के अनुरूप आपके व्याकरण का उस दर्जी ने निर्माण किया है। यह बात हमको अगर हम नहीं समझेंगे तो हम भाषा को
ज्ञान को समझ ही नहीं सकते, हम भारतीय ज्ञान परंपरा को नहीं समझ सकते। और अगर नहीं समझ सकते तो हम भारत देश का अवमूल्यन करते हैं। भारत का अवमूल्यन करते हैं तो संपूर्ण वांग्मय, जो वैश्विक वांग्मय है, उसका अवमूल्यन करते हैं। हम किसी भी भाषा के शब्द को भारत में, क्योंकि हम बोलते जो हैं वही लिखते हैं, हूबहू आप देवनागरी लिपि में भारत की भाषा जो हिंदी है उसके स्वर और व्यंजन के अनुरूप जो उच्चारण आप कर रहे हैं वैसे का वैसा लिख दीजिए, और उसको कोई यह कह नहीं सकता कि वह हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। अगर कहता है तो वह अदूरदर्शी है। अगर कहता है, इसलिए दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में आप सूक्ष्मता से जाकर उनके शब्दों का विवेचन, विश्लेषण और मूल्यांकन करेंगे तो प्रत्येक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आपको मिलेंगे। और जो भाषा जितनी ही अधिक समृद्ध होती है, जिसके पास ध्वनियां, स्वर और व्यंजन के युग्म जितनी ही अधिक होंगे, उतना ही उसके अंदर दूसरी भाषाओं के शब्द होंगे। और उसके दूसरी भाषा के शब्द नहीं मानना चाहिए, और हिंदी में तो कतई नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो उच्चारण करते हैं, वही लिखित रूप में व्यक्त भी करते हैं। हिंदी दिवस नहीं, हिंदी भाषा दिवस के अवसर पर आप सबसे मेरा अनुरोध है कि मेरी बातों को गंभीरता से विचार करके, दिल दिमाग से विचार करके, बहुत गहराई में विचार करके इसका प्रयोग करेंगे। और पढ़े लिखे लोग जिनके पास प्रमाण पत्र है, उनका यह उत्तरदायित्व, उनका यह कर्तव्य, उनका यह जिम्मेदारी सर्वाधिक है। तो निश्चित रूप से हम अपने भाषा के संबंध में, भारतीय भाषाओं के संबंध में, भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत के संबंध में यदि हम अपने विवेक बुद्धि को जागृत कर सके तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि निश्चित रूप से हम अपने समाज का, भारतीयता का, भारत के गौरव का निश्चित रूप से बड़ा कल्याण कर पाएंगे, बड़ा इसको जीवंत बना पाएंगे, बड़ा आगे बढ़ा पाएंगे। और इसलिए जब भारत का व्यक्ति भारत की दूसरी भाषाओं को सीखना चाहता है तो उसको बहुत कम समय लगता है। जब वो दूसरी भाषा को सीखना चाहता है देश के बाहर की, तो उसको अधिक समय और अधिक अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। इस नाते इस अवसर पर कल हिंदी दिवस, या मैं कहूँगा हिंदी भाषा दिवस था। दिवस क्या, 12 महीने 365 दिन अहरनिश आप भाषा के संस्कार के साथ अपने आप को, अपने ज्ञान विज्ञान विद्या प्रज्ञा को, अपने विवेक और बुद्धि को प्रखर तेजस्वी ओजस्वी बनाकर भारत और भारत के समाज को उज्जवल बनाने में अपना योगदान करेंगे। यह निवेदन करते हुए आज के इस अवसर पर आपसे मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को।